हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर कालीबाई संस्कृत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में विश्व भूगोल में महाद्वीपों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार का है और कहाँ से किस तरफ इसका प्रवाह क्षेत्र है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का अपवाह तंत्र। हमने पिछले वीडियो में अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर ली है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो कालीबाई संस्कृत प्लेटफॉर्म पर जाकर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उन वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं और अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं भारत के अपवाह तंत्र पर हम बात करते हैं। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार का है और अपवाह तंत्र, यह जो शब्द है अपवाह तंत्र, इसका क्या तात्पर्य है, इन सभी विषयों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। तो यह जो हमारा भारत है, यह टूटा फूटा मैप बनाया गया है। यह जो भारत का मैप बनाया गया है, यहाँ पर जो भारत में अपवाह तंत्र, जो नदियां जो बहती है, भारत में जो नदियां बहती है उनका प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार से है और क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में एक जल विभाजक रेखा है। ठीक है, क्या है? जल विभाजक रेखा। वह जल विभाजक रेखा किस तरह से है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है अपवाह तंत्र पर, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं उस जल विभाजक रेखा का अंकन करता हूं, इस तरह से है। ठीक है, भारत के अपवाह तंत्र की एक जल विभाजक रेखा है। यह लाल कलर में नजर आ रही होगी आपकी लाइन, थोड़ा और डार्क कर लेता हूं यहाँ। इस तरह से एक रेखा है जिसे क्या कहा गया है भूगोलवेत्ताओं द्वारा, इसे कहा गया है जल विभाजक रेखा। अब मुख्य भूमिका क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इससे यह प्रभाव पड़ता है कि जो भारत में नदियां बहती है वह एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ और दूसरा अरब सागर की तरफ, किस तरफ? बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब सागर की तरफ। यहाँ पर बीच में पठारी भाग होने की वजह से इधर क्या है, उभार उभार है। तो इस तरफ झुकाव होगा किस तरफ? अरब सागर की तरफ, और एक तरफ झुकाव होगा किस तरफ? बंगाल की खाड़ी की ओर। तो कुछ नदियां इधर बहती है और कुछ नदियां उधर बहती है किस तरफ? यहां तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर हो जाएगा अरब सागर। ठीक है, तो नदियां जो प्रवाहित होती है, तो मान लेते हैं यहां से इस तरफ नदी बहती है, यहां से इस तरफ बहती है, इस तरफ जाती है, तो उसका जल क्षेत्र हम देखते हैं कि यहाँ यहाँ अंबाला, अंबाला से लेकर, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है, और यह कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी तक यह महान जल विभाजक रेखा भारत की है। अब देखिए, यह जो अपवाह तंत्र है इसका अर्थ क्या होता है? तो अपवाह तंत्र का तात्पर्य है कि वह प्रवाह क्षेत्र जो विभिन्न नदियों यानी कि विभिन्न जो सहायक नदियां है, ठीक है, कौन सी? विभिन्न जो अनेक सहायक नदियां है उससे जो बना जाल होता है, क्या होता है? उससे बना जो जाल होता है उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। इसी के साथ एक शब्द और हमें देखने को मिलता है, जल ग्रहण। ठीक है, जल ग्रहण अर्थात द्रोणी या फिर द्रोणी। ठीक है, द्रोणी या फिर कह सकते हैं बेसिन। ठीक है, किसे कहेंगे हम? जल ग्रहण, द्रोणी या बेसिन किसे कहेंगे? तो अपवाह तंत्र का वह भूभाग, कौन सा भूभाग? वह भूभाग जहां से, भूभाग जहां से क्या होता है? नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, अपवाह तंत्र का वह भूभाग जहां से नदियां प्रवाहित होती है क्या कहेंगे? जल ग्रहण, द्रोणी, बेसिन। और यह जो क्षेत्र होता है वह अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ होता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, यह उपजाऊ होता है। तो अब हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार का है। ठीक है, तो हम इसे हटा लेते हैं यहां से। भारत का अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार का है, तो हम देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। हमने महान जल विभाजक रेखा के बारे में पढ़ा। ठीक है, यह भारत की जल विभाजक रेखा है जो अंबाला से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और इसी भारत के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है भारत का वह किस प्रकार का है, तो हम उसे दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने बताया था अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो नदियां अपना जल ले जाती है, इन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नदियां जो जल गिराती है उसे क्या कहेंगे। और दूसरा एक आता है पर्वतीय। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पर्वतीय या हिमालयी अपवाह तंत्र। और उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो हम समझते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र किसे कहेंगे और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र किसे कहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय यानी कि हिमालय की यहां से जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय का यहाँ से जो भाग है, यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। और यहाँ पर जो तीन श्रेणियां हैं, हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं, वहां से कौन कौन सी नदियों का प्रवाह होता है। हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत वे नदियां आएगी जो हिमालयी क्षेत्र से जिनका उद्गम होता है और अपना जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, उन्हें क्या कहेंगे, हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां कहेंगे। तो उन नदियों में कौन कौन सी नदियां आ जाती है, एक हो जाएगी हमारी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और दूसरी हो जाएगी गंगा नदी। और तीसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यह जो तीनों नदियां है मुख्यतः यह कौन सी है, हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां है। कौन कौन सी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो बिंदु सेकंड हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, उस बिंदु के अंतर्गत उन सभी नदियों का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, और उन सहायक नदियों यानी कि सिंधु नदी पर कौन सी परियोजना है, सिंधु नदी की सहायक नदियों पर कौन कौन सी परियोजना है, और उन सहायक नदियों का अपवाह तंत्र किस तरफ है, कहाँ पर है, इन सभी जानकारी को हम सिंधु नदी को हम देखेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से इससे भी हटा लूंगा और सिंधु नदी के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है और यहाँ पर कौन कौन से बांध वगैरह बने हुए हैं, कौन सी परियोजनाएं चल रही है, उनकी क्या क्या भूमिका है भारत के अपवाह तंत्र में, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यहाँ पर एक सरोवर है। ठीक है, क्या है, सरोवर। उस सरोवर के बारे में आप सभी जानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं। तो उस सरोवर का क्या नाम है, मान सरोवर। ठीक है, मान सरोवर। ठीक है, कहाँ है, तो यहाँ जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर अवस्थित है मान सरोवर। और मान सरोवर के निकट ही, ठीक है, मान सरोवर के निकट ही एक क्या है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर को समझते होंगे आप। तो ग्लेशियर है, उसका क्या नाम है, बोखरचू। नाम है उसका बोखरचू। तो यह जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां से उद्गम होता है, मान सरोवर के निकट जो बोखरचू ग्लेशियर है यहां से इसका उद्गम होता है। और यह जो सिंधु नदी है वह भारत तथा पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। तो हम देखते हैं कि बोखरचू से इस तरह से प्रवाहित होते हुए यह भारत,
पाकिस्तान में अपना जल प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए कहाँ पर जाती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ अपना जल अरब सागर में ले जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो यहाँ पर इसे समझिएगा अच्छे से, इसके जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उद्गम कहाँ से होता है? तो हमने देखा उद्गम कहाँ से होता है, बोखरचू हिमनद से। बोखरचू हिमनद या ग्लेशियर जिसे कहते हैं, हिमनद या ग्लेशियर कह सकते हैं। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ जल अपना ले जाते हुए अरब सागर में ले जाती है। अब देखते हैं क्या कि यहाँ जो सिंधु नदी है, जो हमारी हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, क्या क्या? एक तो हो जाएगी, पर हम देखेंगे एक श्रेणी है जिसे क्या नाम देते हैं हम? के नाम देते हैं। दूसरा आ जाएगा जे, लद्दाख आएगा बीच में, ठीक है, एल और जे, इस तरह से हम नाम देते हैं। याद रखिएगा के एल जे, ठीक है। क्या है इसका? के एल जे। के का मतलब हो जाएगा काराकोरम, ठीक है, काराकोरम श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी दूसरा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। क्या हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी। और तीसरी हो जाएगी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। यह जो हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक है, हिमालय की यह जो श्रेणियां हैं, कौन कौन? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो हमारी यह जो सिंधु नदी है, यह किन 2 हिमालयी श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन कौन सी है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर यह नदी प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र किन 2 श्रेणियों, किन 2 हिमालयी श्रेणियों के मध्य से होता है? तो कौन सी हो जाएगी? लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो याद रखिएगा, हिमालय की लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र पड़ता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ बोखरचू से तो इसका उद्गम होता है, बोखरचू से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और भारत में, ठीक है, भारत में जो स्थल है, यहाँ पर कौन से राज्य या फिर कौन से क्षेत्र से भारत में यह नदी प्रवेश करती है? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? हिमाचल के यहां लिख लेता हूं मैं, हिमाचल के सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा। याद रखिएगा, सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से यह नदी भारत के भूभाग पर या फिर भारत में, यह नदी भारत में प्रवेश करती है। तो पूछ सकता है प्रश्न कि सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी का प्रवेश है? सिपकिला दर्रा से भारत में यहाँ सिंधु नदी प्रवेश करती है। और जैसे ही यह प्रवेश करती है भारत में, तो पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो पाकिस्तान का वह क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा क्षेत्र है, यहाँ पर एक स्थान का नाम आता है, उस स्थान से यह नदी प्रवेश करती है। तो वह क्षेत्र या फिर उस स्थान का क्या नाम है? चिल्लास। याद रखिएगा, नाम उसका क्या है? चिल्लास। चिल्लास, पाकिस्तान वाले चिल्लाते रहते हैं इसलिए चिल्लास, ठीक है, नाम है उसका चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से यह नदी, सिंधु नदी, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, तो उन सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हम देख लेते हैं मुख्य जो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। तो चिल्लास से यह प्रवेश कर गई पाकिस्तान में। तो यहाँ पर, ठीक है, कराची, अपन यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो कराची नामक जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां भी सिंधु नदी पर आता है। और एक मिठानकोट, मिठानकोट को याद रखिएगा, मिठानकोट पाकिस्तान, मिठानकोट, ठीक है, पाकिस्तान। यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी की जो 5 सहायक नदियां है वह भारत के में प्रवाहित होते हुए मिठानकोट में अपना जल ले जाकर सिंधु नदी में मिलाती है। तो उन 5 सहायक नदियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे झेलम, व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, इन सभी के बारे में बात करेंगे जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो होता क्या है कि यह जो सहायक नदियां सारी है वो मिठानकोट में जाकर मिलती है। इस वजह से मिठानकोट सिंधु नदी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। और पाकिस्तान का कराची शहर भी इसी के किनारे है और उसके बाद यह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। अब हम सबसे मुख्य बात पर बात करेंगे कि सिंधु नदी यहाँ से बोखरचू, जो बोखरचू इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से लेकर जो अरब सागर में अपना जल सागर में गिराती है। तो यहाँ से लेकर, उद्गम से लेकर
विलय तक इसकी कुल लंबाई कितनी है। लंबाई पे प्रश्न पूछा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे कितनी है लंबाई इसकी, 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह तो हो गई सिंधु नदी की कुल लंबाई। कौन सी, कुल लंबाई, उद्गम से लेकर विलय तक। अब हम देखते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र भारत में कितना है। तो कितना है, तो उसे हम कहेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं, भारत का यह जो क्षेत्र दिख रहा होगा, यहां से लेकर, कौन सी जगह से यहां सिपकिला दर्रा, ठीक है, सिपकिला दर्रा से लेकर यह चिल्लास नामक स्थान है, यहां तक भारत में सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र कितना आता है, तो हम कहेंगे वहां 114 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 114 किलोमीटर भारत में यह नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा कितना, 1014 किलोमीटर। और पाकिस्तान कुल कितनी है, तो 2880 किलोमीटर यहां से लेकर और अरब सागर तक इस नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 2880 किलोमीटर। और भारत में कितना है, तो 1014 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम देखते हैं, इसको वापस एक बार से अच्छे से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे हम कि सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, उन 5 सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। और उन सहायक नदियों पर जो जो भी परियोजनाएं चली जा रही है, उन सहायक नदियों पर कौन कौन सी झीलें अवस्थित है और उनकी क्या क्या भूमिका है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिंधु नदी, जो सिंधु नदी हम पढ़ रहे हैं, भारत के अपवाह तंत्र की, हिमालयी जो अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी पहली जो है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोखरचू से। याद रखिएगा, बोखरचू से इसका उद्गम होता है और अपना जल भारत से प्रवाहित, पाकिस्तान से प्रवाहित करते हुए यहाँ अरब सागर में अपना जल ले जाती है। उद्गम बोखरचू, कहाँ पर, मानसरोवर के निकट ग्लेशियर है बोखरचू, वहां से इसका उद्गम होता है। और भारत में इसका प्रवेश होता है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद यह नदी किन 2 मुख्य हिमालयी श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी है, एक तो हो गई लद्दाख श्रेणी और दूसरी हो गई जास्कर श्रेणी। कौन सी, जास्कर और लद्दाख के मध्य से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। तो श्रेणियां कितनी है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक आती है हिमालय, मुख्य जो हमारी है हिमालय श्रेणी, जिसके ऊपर सभी प्रमुख भारत की चोटियां अवस्थित है और बहुत सारे फैक्ट है, उन्हें भी हम किसी अलग वीडियो में हिमालय श्रेणी को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी के बारे में। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर यह नदी प्रवाहित करती है और पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से यहाँ प्रवेश करती हुई पाकिस्तान के मिठानकोट और कराची शहर से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस नदी, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2800, इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और भारत में कितनी है, तो 1114 किलोमीटर इसका भारत में अपवाह क्षेत्र आता है। और कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो सिपकिला दर्रा। ठीक है, यहाँ तो कुछ बिंदु है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं उद्गम के बारे में और इसकी लंबाई के बारे में, विशेषकर 1114 किलोमीटर भारत का, और दूसरी चीज यहाँ लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। अब मैंने इस नदी के बारे में लगभग 2 या 3 बार रिवीजन के रूप में उसे रिपीट कर दिया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और यह जो मुख्य बात है, इस बात पर ध्यान देवे और इसे याद करें। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और सहायक नदियों में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसे, कालीबाई संस्कृत क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।